गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना जो लेसन है 7, ठीक है, इकाई 3 है मानव विकास और परिवार अध्ययन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज मानव विकास से क्या संबंध है। आप समझ में आया थोड़ा? मानव मतलब जो मनुष्य है उसके विकास का जो क्रम रहा है वो क्या रहा है, और परिवार का अध्ययन, उसके विकास में परिवार का अध्ययन करेंगे कि परिवार के कितने कौन कौन से परिवार का जो महत्व रहा है, उसके जीवन में क्या रहा है, विकास का क्या क्रम रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी हम प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। कक्षा 11 में आप युवावस्था के बाद व्यक्ति के विकास के अध्ययन के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने क्या किया है कि जो 11th क्लास थी वहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, व्यक्ति के विकास का अध्ययन पढ़ा है हमने, है ना। किसी व्यक्ति में विकास के दौरान अनेक परिवर्तन होते हैं। विकास निरंतर चलता रहता है ना, जैसे बचपन से लेकर बाल्यावस्था आती है, शिशुअवस्था से बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था से युवावस्था आती है, फिर पूर्व प्रौढ़ा आती है, फिर प्रौढ़ा आती है। इस तरह का विकास निरंतर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। जो विद्यार्थी मानव विकास और परिवार अध्ययन HDMS में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं और इन तरीकों को सीखते भी हैं, जिनके द्वारा वह विभिन्न स्थितियों में भिन्न जरूरतों वाले विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बारे में के लिए प्रभावी अर्थपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम विभिन्न सेवाएं देते हैं, क्योंकि हर समय अलग अलग ज़रूरतें हो जाती है और उसके अनुसार उसको कार्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थपूर्ण सेवा प्रदान कर सकते हैं। आगामी अध्यायों में हम इस क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान HEFS का अध्ययन हमें और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर और अधिक अर्थपूर्ण जीवन जीने में सहायता करता है। मतलब क्या है, हमने पारिवारिक अध्ययन क्या है, मानव विकास और परिवार अध्ययन, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसमें अपने आप को किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं और उनसे उस वातावरण से हम कैसे प्रभावित होते हैं और हम कैसे प्रभावित उसको कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, और हमारी संस्कृति परंपरा में समकालीन होते के साथ ही विकासशील जगत विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रगति की जानकारी भी प्रदान करता है, और इसमें किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन की पूरी तरह से विचार किया जाता है। अब एक व्यक्ति के जीवन चरित्र को हम समझने के लिए उसके पूरे परिवार का वातावरण कैसा है, उसका किस प्रकार उसका लालन पालन हुआ है, उसी के अनुसार उसके आचरण होते हैं, उसी के अनुसार उसके गुण आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सभी जाति समूहों भाषाएं धर्मों समुदायों के समान माना गया है। अब इसमें जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, जिसमें 2005 में सभी जाति धर्म पंथ सभी को समानता के दर्जा मिला है। ठीक है, आगामी अध्यायों में हमने रोजगार विकल्पों के बारे में जानेंगे जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। अब विभिन्न मतलब जो राष्ट्रीय कार्य में भाग ले रहे हैं वो इतने सारे विद्यार्थी हैं, उनको रोजगार की आवश्यकता है, तो उनको रोजगार अनेक विकल्पों के रूप में उन्हें सामने आ जाता है। ठीक है, महाविद्यालय स्तर पर मानव विज्ञान परिवार अध्ययन विभिन्न विषय के विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न नामों से जाना जाता है। मानव विकास विभिन्न नामों से कैसे जाना जाता है वो देखते हैं। विकास, मानव विकास, बाल्यावस्था अध्ययन, मानव परिस्थिति के नाम से भी जाना जाता है। सभी के मुख्य विषय वही रहता है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। उदाहरण के लिए बाल विकास विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है और बाल्यावस्था पर अधिक जीवन के अन्य विकास अवस्थाओं में कम महत्व दिया जाता है। यद्यपि इस अंतर में थोड़ा सा बहुत होता है कि विश्व का वास्तविक घटक समान रहता है। अब इसमें ये क्या है कि जैसे हम एक मानव जीवन के बाल्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाल्यावस्था के लिए भी एक पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे या उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो अंतर थोड़ा सा ही रहता है, ज़्यादा उसमें अंतर हमें नजर
नहीं आता है। मानव विकास और परिवार अध्ययन में रोजगार विशेष रूप से के लिए उपयुक्त, इसका रुझान पारंपरिक वैयक्तिक संबंधों को जानने में होता है, जो इन मुद्दों पर आसानी से बात कर सकते हैं। ईमानदार आत्म अभिव्यक्ति सामान्यतः मानव विकास और परिवार अध्ययन में रोजगार कार्य के लिए आवश्यक है। ये रोचक हो सकता है क्योंकि इसमें आप अपने और अपने आसपास के स्थित दूसरों के बारे में अधिक जान पाते हैं। मतलब जो हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको शिक्षा प्राप्त, इसमें हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता है कि हम उस बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, जो भी विषय हमें दिया गया है। ठीक है। यद्यपि मानव विकास और परिवार अध्ययन विषय आपको विभिन्न व्यक्तियों और उसके दूसरे जीवन काल अर्थात बहुत छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक के साथ कार्य करने की क्षमताओं को विकसित करने में सहायक होता है, लेकिन आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में संगठन व कार्यक्रम विशिष्ट आयामों पर केंद्रित होते हैं। कुछ लोग आरंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, जिससे उनमें समग्र विकास के लिए अनुकूल स्थितियां निर्मित हो सकती है। कुछ लोग विशिष्ट आयु वर्ग के व्यक्तियों के से परामर्श सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक पहल के लिए प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में इस अध्याय में आगे हमने मानव विकास और परिवार अध्ययन के क्षेत्र के कार्य में मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है और इसी के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की जानकारी प्रस्तुत की है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल, शिक्षा, ECCE, मार्गदर्शन परामर्श, विशेष शिक्षा, सहायक सेवा, बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाएं, संस्थाओं और कार्यक्रम का प्रबंधन। मतलब हम एक ही चीज के लिए अनेक का योगदान कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंतर्गत अध्याय 7 ले रहे हैं। ये तो हमने इसकी जो मानव का था, मानव विकास और परिवार अध्ययन के अंतर्गत इकाई 3 में है ना, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब हमारा लेसन आज से अभी से ये शुरू होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा। शिशु जैसे ही गर्भस्थ शिशु के बाद, प्रसव के बाद बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म होने के बाद वो उसकी जो आयु कहलाती है, प्रारंभिक शिशु अवस्था कहलाती है, शिशु कहलाता है। नवजात अवस्था कहलाती है। नवजात अवस्था कब से होती है? 0 से 30 दिन तक की नवजात अवस्था होती है। उसके बाद फिर शिशु अवस्था हम उसको मान सकते हैं, तो 2-2.5 वर्ष तक शिशु अवस्था जाती है। शिशु अवस्था के बाद फिर बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2-2.5 साल से रहता है। ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा कैसे रहेगी? हम प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में पूरी जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे और उसकी देखभाल कैसे करें, उसको शिक्षा किस प्रकार दे सकते हैं। तो अधिगम उद्देश्य, जब आपका ये लेसन पूरा हो जाएगा तो आप क्या क्या जान पाएंगे इसका उद्देश्य। इस अध्याय में पढ़ने के बाद शिक्षार्थी प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा ECCE के मौलिक सिद्धांतों को समझ सकेंगे जो भारतीय समाज में लागू होते हैं। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। बच्चों की आरंभिक देखभाल, अध्ययन, अनुभवों के महत्व को समझ सकेंगे। मतलब उस समय हमें उस जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसके महत्व को हम समझ सकेंगे। समझेंगे कि बच्चे कैसे खेलते हैं, सीखते हैं, किस प्रकार बच्चे सीख रहे हैं, किस प्रकार खेलते हैं बच्चे, उसके बारे में बारीकी से हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा में जीविका के लिए आवश्यक जानकारी और कौशलों की समझ सकेंगे। जब हम जैसे कि अगर शिशु आप बालवाड़ी खोल रहे हैं घर के अंदर, तो अगर आपको ये सब जानकारी है और आपको ज्ञान है तो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी ये चीज़ें, है ना। तो हम इस चीज़ को जान पाएंगे। जीविका के लिए भी हम इसको कार्य कर लेते हैं, क्योंकि जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने जीवन में उतारने के लिए करते हैं, उससे धनोपार्जन भी हो, ज्ञान भी वृद्धि हो, तो ये सब हमारा उद्देश्य होता है। अब इसके महत्व को हम जान पाएंगे। महत्व क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल, शिक्षा मानव विकास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमने पिछले वर्ष पढ़ा था कि किस प्रकार नन्हे शिशु बहुत छोटी उम्र से ही सीखना शुरू कर देते हैं। अपने आसपास की दुनिया के बारे में नई बातें सीखने के साथ ही छोटा बच्चा
अपने परिवार के सदस्यों को, विशेष रूप से अपने माता पिता और यदि कोई भाई बहन हो तो उसके साथ लगाव विकसित करने लगता है। छोटा बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों और उन लोगों के साथ पहचानने लगता है जिससे वह नियमित रूप से मिलता है। इस प्रकार बच्चा उन लोगों के बीच अंतर करना सीखता है जिन्हें वह पहचानता है, जो उसके लिए अपरिचित होते हैं। मतलब छोटा जो बच्चा आता है वो अपने परिचित व्यक्ति और अनजान व्यक्ति के बारे में जानकारी रखता है। ठीक है, यह पहचान उनके व्यवहार पर तब अभिव्यक्त होती जब वो 8 से 12 माह के छोटा बच्चा अनजान व्यक्ति के प्रति भय प्रदर्शित कर सकता है। यह भय महज भावनात्मक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह परिचित चेहरे को पहचानने की क्षमता को दर्शाता है और इस प्रकार अपरिचित लोगों के प्रति भय को प्रदर्शित करता है। यही नहीं, बच्चा अपनी माँ से अत्यधिक लगाव रखता है, जो हमेशा अधिकतर प्रमुख रूप से उसकी देखभाल करती है। उसके कमरे के बाहर जाने पर बच्चा रोना शुरू कर देता है। लगभग 1 वर्ष का छोटा बच्चा माँ और देखभाल करने वाले दूसरे व्यक्ति से चिपका रहता है, हर जगह उसके पीछा जाता है। अधिकांश मामलों में यह व्यवहार जल्दी ही छूट जाता है, क्योंकि बच्चे में यह समझने की क्षमता विकसित हो जाती है कि माँ के दूसरे कमरे में चले जाने पर वह लुप्त नहीं हो जाएगी। बच्चे में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में भी सुरक्षा का बोध विकसित हो जाता है। बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वह चलना, ठीक से चीज़ों को पकड़ना, अनेक मुद्दों में अपने शरीर को कई तरीकों से संतुलित रखना सीख लेता है। बच्चा मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख लेता है। जब बच्चा 1.5 साल का 2 साल का होता है तो ये क्रियाएं उसकी जो मानसिक क्रियाएं होती है वो नियंत्रित होने लग जाती है। ठीक है, अधिकांश मामलों में बच्चे कुछ वर्षों तक मात्र अपने परिवार में ही पलते हैं। कुछ मामलों में जहां माँ घर के बाहर जाती है, वहां बच्चे की देखभाल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है। सामान्यतः पारंपरिक रूप से बच्चे की देखभाल परिवार के अन्य ऐसी महिला पर होती है जो स्थायी रूप से परिवार के साथ रहती हो, जैसे कि संयुक्त परिवार में, अथवा बच्चों की देखभाल करने के लिए अस्थायी रूप से परिवार में रहती है। जबकि आजकल संस्थागत शिशु देखभाल के प्रावधानों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसके लिए कोई भी और अनौपचारिक पारिवारिक देखभाल की व्यवस्था हो सकती है, जिसमें आस पड़ोस की कोई महिलाएं अपने घर के व्यवसाय के रूप में शिशु केंद्र क्रैश चला सकती है, अथवा यह कोई संस्थागत केंद्र हो सकता है जहां बच्चों की देखभाल की जाती है। शिशु केंद्र को प्राथमिकता देखभाल करना का विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, यद्यपि इन्हें बच्चे से सीखने और विकास की बेहतर करने के लिए आवश्यक अनुभव के रूप में नहीं देखा जा सकता। अभी हम इसके यहाँ पे क्रियाकलाप की बात करेंगे। हमने जो पढ़ा है उस पर आप क्या करेंगे, है ना, क्योंकि जो होम साइंस होता है वो प्रैक्टिकल डिपेंडेंट होता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं या होंगे उससे संबंधित इसमें बात होती है। पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम को याद करके कुछ ऐसी बातों की सूची बनाइए जिसके बारे में आप समझते हैं कि बच्चे का पता होना चाहिए कि कैसे करनी है। कक्षा में प्रवेश से पहले जिन्हें क्या करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या बच्चा चल सकता है, बात कर सकता है, पूरे वाक्य को पढ़ सकता है। शिक्षक उन पर चर्चा करके सूची पर जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों को करना है। ये 2 साल से तो बैठे हुए हैं, ठीक है, घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब गतिविधियां तो कुछ कम हो गई है, लेकिन ईश्वर चाहेगा तो वापस स्कूल प्रारंभ होंगे और आप लोग की स्कूल से संबंधित गतिविधियां स्कूल में संपन्न होंगी। अब आगे की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अपन, ठीक है, आदर्श रूप में बच्चे के लगभग 3 वर्ष हो जाने पर गतिविधियां। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ तक पढ़िए, 2 बार तक देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार में तो नहीं आता बच्चों समझ में कोई भी चीज़ें। ठीक है।